नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज गुजरात से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कई संदेश दिए हैं। वडोदरा, दाहोद और भुज से पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर वाले संदेश दिए। दाहोद में पीएम मोदी ने कहा कि जो सिंदूर मिटाएगा उसका मिटना तय है। ये भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इसकी पूरी कुंजी आपको दिखाएंगे। सत्ता के न्यूज मित्रों को आज सबूत के साथ ये बताएंगे कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर मूर्ख बनाने में भी फील्ड मार्शल हैं। भारत से हारे मुनीर ने शहबाज शरीफ को चीन के युद्धाभ्यास की पुरानी तस्वीर गिफ्ट में दे दी। इस फर्जी तस्वीर से अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश की गई। सत्ता में आपको ये भी बताएंगे कि पिछले कुछ दिनों से लालू परिवार में क्या चल रहा है। आज तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या ने आरोप लगाया है कि चुनाव की वजह से परिवार से अलग करने का ड्रामा चल रहा है। ये कहा कि 12 साल से तेज प्रताप का अफेयर था। लालू यादव अब बेटे की गलतियों को छिपा रहे हैं। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। फोन की फोरेंसिक रिपोर्ट से जासूसी के राज सामने आए हैं। ये भी बात सामने आई है कि ज्योति मल्होत्रा 4 पाकिस्तानी अफसरों के संपर्क में थी। मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर मुंबई की मुसीबत बढ़ा दी है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में जल भराव है। आपको बताएंगे कैसे पहली ही बारिश में मुंबई डूब चुकी है। सड़कें, मेट्रो स्टेशन, रेलवे ट्रैक सब पानी पानी है। आने वाले समय में मौसम का अपडेट और भी सटीक होगा। आज भारत फोरकास्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विज्ञान भवन में इस नई मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया। रूस यूक्रेन युद्ध फिर से विध्वंसक मोड़ पर पहुंच चुका है। रूस ने यूक्रेन पर 24 घंटे में 367 हवाई हमले किए हैं। यूक्रेन पर 298 सुसाइड ड्रोन से हमले हुए हैं। रूस के जंगी तेवर पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि पुतिन पूरी तरह पागल हो गए हैं। ये पाकिस्तान पर पीएम मोदी के प्रहार का गुजरात वाला ट्रेलर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी आज पहली बार अपने गृह राज्य गुजरात में हैं, जहां उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। इस दौरान सिंदूर सम्मान यात्रा निकाल गई। तस्वीरों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे गुजरात में देशभक्ति वाला माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर रोड शो ने देशभक्ति का माहौल बना दिया। भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। गुजरात की सड़कों पर वंदे मातरम की गूंज थी। राष्ट्रीय ध्वज के साथ लोग पीएम मोदी के रोड शो में शामिल हुए। सड़कों पर ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर और कटआउट थे। झांकियों के माध्यम से भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को दर्शाया गया। आज पीएम मोदी के 2 दिवसीय गुजरात दौरे का पहला दिन है। सबसे पहले पीएम मोदी ने सुबह 10 बजे वडोदरा में रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। 11 बजे दाहोद में पीएम मोदी जनसभा में शामिल हुए। इसके बाद 2:30 बजे भुज में पीएम मोदी ने रोड शो किया। इसके अलावा थोड़ी देर में अहमदाबाद में पीएम मोदी रोड शो करेंगे। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंदिरा ब्रिज तक रोड शो करेंगे। पीएम मोदी ने गुजरात दौरे में अपने 2 संकल्पों का जिक्र किया। पहला है विकास। पीएम मोदी ने आज 53,414 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शुरुआत की है। वहीं दूसरा संकल्प सिंदूरी एक्शन वाला है। पीएम मोदी ने आज एक बार फिर बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को आतंकी हमले की कड़ी सजा दी, कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया। आपको पीएम मोदी के संबोधन की वो 5 बड़ी बातें बताते हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के लिए सख्त संदेश हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि सिंदूर मिटाने वालों का मिटना तय है। पीएम ने यह भी कहा कि हमने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी ताकि किसी भी आतंकी को बख्शा ना जा सके। यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारतीयों के संस्कारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। सब खड़े होकर के तिरंगा फहराइए और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। आतंकवादियों ने
140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी। इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने उनको ढूंढ निकाला, अता पता पक्का कर लिया और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। बंटवारे के बाद जिस देश का जन्म हुआ उसका एकमात्र लक्ष्य भारत से दुश्मनी है, लेकिन भारत का लक्ष्य अपने यहां गरीबी को दूर करना है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। गुजरात में पीएम मोदी ने यह भी बताया कि आज का दिन उनके लिए खास क्यों है। पीएम ने दाहोद में बताया कि 26 मई 2014 को उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने कहा कि पहले गुजरात ने और फिर देश ने आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी के दौरे के दौरान हर रैली में देशभक्ति थी। ऑपरेशन सिंदूर वाली देशभक्ति उस वक्त भी देखने को मिली जब कैमरे के सामने महिलाओं ने माथे पर सिंदूर लगाया। जैसा कि पीएम मोदी ने आज अपने संबोधन में भी कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि संस्कारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इसे गुजरात में कुछ महिलाओं ने अपने अंदाज में व्यक्त किया। पीएम मोदी के गुजरात दौरे के अगर सबसे ट्रेंडिंग शब्द की बात करें तो वो ऑपरेशन सिंदूर ही है। कई जगहों पर सेना के हथियारों के मॉडल दिखाए गए। कहीं पर पाकिस्तान एयरबेस को तबाह करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल था तो कहीं राफेल की झांकी थी। गुजरात के वडोदरा में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान की एक और तस्वीर की चर्चा हर तरफ हो रही है। वो है कर्नल सोफिया के परिवार की तस्वीर जो आज पीएम मोदी के रोड शो में शामिल हुआ। वडोदरा में पीएम मोदी ने एयरपोर्ट से एयरफोर्स गेट तक करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। इस दौरान पीएम मोदी के स्वागत के लिए कर्नल सोफिया का परिवार भी वहां पहुंचा था। आपको याद है, वही कर्नल सोफिया कुरैशी जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रेस ब्रीफिंग करने वाली टीम का हिस्सा थी। कर्नल सोफिया कुरैशी की बहन, पिता और भाई रोड शो में पहुंचे थे। उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर वाले एक्शन पर सरकार की तारीफ भी की। बहुत ही बड़ा ऑनर की बात होती है, आप पीएम को मिलते हो, ये हर किसी के नसीब में भी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो उनके फेस में जो तेज था, जो नूर था, वो अलग ही दिख रहा था। जब मोदी जी यहाँ से निकले तो सारे जो है जय जयकार की जो नारे लग रहे थे और एकदम मतलब देशभक्ति, पेट्रियटिज्म जो हमारे अंदर से निकल रहा था, वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं, एक खुशी एक अलग थी। और सबसे बड़ी बात तो नारी सशक्तिकरण, जो मैं खुद एक फीमेल हूँ तो वो उस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि मोदी जी ने फीमेल को कितना ऊपर उठा दिया है। इट वॉज अ ग्रेट मोमेंट कि ऑनर प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे। हमने पहली बार सामने देखा और उनका जो हमने नमन किया, उन्होंने किया जो इशारा था, सुनाई नहीं दिया लेकिन आंखों में समझ पड़ गया कि इट वॉज अ फाउंड मोमेंट एंड इट्स ग्रेट प्लेजर कि हमको हमने आमने सामने देखा। बहुत खुशी हुई है कि जिससे हम वो बोल नहीं सकते जितनी खुशी हुई है। और मोदी जी से जिसे मिले, उन्होंने जो हमारे से स्वागत किया, सारे शहरों में भी बात किया, कुछ बोले भी, तो बहुत खुशी हुई है। बहुत ही पसंद हुई है। बस यही कहना चाहिए, हमने अपने राष्ट्र के लिए जागरूक होना चाहिए। बस हमने राष्ट्र की सेवा करना चाहिए, मिल करके। हाँ, एक राष्ट्र एक भारत श्रेष्ठ भारत, फौज के अंदर या जैसे देश की सेवा में लगना चाहिए सभी ने मिल करके। गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी की एक और तस्वीर की चर्चा हो रही है जिसमें विकास वाला संकल्प है। पीएम मोदी ने गुजरात के दाहोद में लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट समेत 24,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इसके अलावा अहमदाबाद वेरावल वंदे भारत सेवा और वलसाड दाहोद एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई।
इसके बाद पीएम मोदी ने दाहोद में भारतीय रेल के लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। ये प्लांट 9000 एचपी के इलेक्ट्रिक इंजन बनाएगा। इन इंजनों की मदद से भारतीय रेलवे की माल ढुलाई क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें, पीएम मोदी ने जिस प्लांट का उद्घाटन किया है वहां 10 साल में 1200 इंजन तैयार किए जाएंगे। इन्हें जरूरत के हिसाब से देश में इस्तेमाल किया जाएगा और निर्यात भी किया जाएगा। पीएम मोदी ने लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन करने के बाद पूरे प्लांट का दौरा किया। इसके साथ ही इंजन में बैठकर हर तरह की जानकारी भी ली। इस दौरान उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। रेल मंत्री ने पीएम मोदी को यह बताया कि किस तरीके से यहां इंजन बनाने का काम किया जाएगा। और सत्ता में अब वो दिलचस्प खबर जो पाकिस्तान से आई है। वैसे तो मूर्ख दिवस पूरी दुनिया में 1 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मूर्ख दिवस 24 मई को मनाया जाना चाहिए। और हम आपको इसकी वजह भी बताते हैं। एक बहुत दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन असली खेल उस तस्वीर का है जो शहबाज और मुनीर की तस्वीर के अंदर दिखाई पड़ रही है। दरअसल पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल चुने जाने के बाद एक उच्च स्तरीय डिनर का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम शहबाज के साथ राष्ट्रपति और बिलावल समेत राजनीति और सेना से जुड़े बड़े अधिकारी गए। वहीं पर आसिम मुनीर ने शहबाज को एक तस्वीर गिफ्ट की जिसमें कुछ रॉकेट लॉन्चर फायर करते हुए दिखाया गया है। और इस तस्वीर के नीचे लिखा है बुनियान अल मरसूस, यानी वो ऑपरेशन जिसे पाकिस्तान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बदले शुरू किया था। लेकिन आप ये जानते हैं, इस तस्वीर के जरिए मुनीर ने न सिर्फ शहबाज को बल्कि डिनर में मौजूद तमाम लोगों के साथ पाकिस्तान को ऐसा मूर्ख बनाया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। अब इस तस्वीर का जो सच सामने आया है उसी को देखकर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मूर्ख दिवस अब 24 मई को मनाया जाना चाहिए। क्योंकि शायद आपको सुनकर ये यकीन ना हो, मुनीर ने शहबाज को जो तस्वीर ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की बताकर गिफ्ट की, असल में वो तस्वीर 5 साल पुरानी है और पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन की तस्वीर है। ये तस्वीर 18 मार्च 2019 को हुआंग हाई नाम के एक फोटोग्राफर ने ली थी, जब एक एक्सरसाइज के तहत चीन की सेना ने PHL-03 लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम के जरिए कई रॉकेट दागे थे। इसके अलावा भी चीन की सैन्य खबरों में कई बार इस तस्वीर का इस्तेमाल किया जा चुका है। और सोचिए, आसिम मुनीर के अधिकारियों ने इसी तस्वीर को गूगल से डाउनलोड करके शहबाज शरीफ को चिपका दिया और शहबाज शरीफ ने भी पूरी शिद्दत के साथ इस तस्वीर को कबूल कर लिया। लेकिन वो ये भूल गए कि पाकिस्तान ने अब तक एकमात्र सफल ऑपरेशन किया है और वो है फोटोशॉप का। क्योंकि इससे पहले उनके विदेश मंत्री इशाक डार ने भी संसद में द टेलीग्राफ की AI तस्वीरों को दिखाकर ये कहा था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ स्काई, यानी पाकिस्तान एयरफोर्स आसमान की निर्विवाद बादशाह है। और शहबाज के मंत्री को तब जलील होना पड़ा था जब उनके ही देश के अखबार ने इस तस्वीर को फेक बताया था। मतलब ये कि पाकिस्तान में इस वक्त नेक्स्ट लेवल की कॉमेडी चल रही है और ऐसी चैंपियनशिप चल रही है जिसमें सेना के अधिकारियों और मंत्रियों में रेस लगी है कि कौन किसे कितना मूर्ख बना सकता है। और मुनीर की ये तस्वीर उसका सबूत है। सोचिए, जिस पाकिस्तान में हार और झूठ का जश्न मनाया जा रहा है, असल में उसके फील्ड मार्शल के पास अपने प्रधानमंत्री को देने के लिए एक ऐसी तस्वीर तक नहीं है जिसे वो जीत के तौर पर दुनिया को दिखा सकें। और हालत यह है कि शहबाज को गिफ्ट देने के लिए गूगल से तस्वीरों को डाउनलोड करना पड़ रहा है। वैसे आज आसिम मुनीर के लिए हमने भी सत्ता का एक वीडियो एल्बम तैयार किया है, जिसकी तस्वीरें वो चाहें तो शहबाज शरीफ को गिफ्ट कर सकते हैं। अगर मुनीर चाहें तो पाकिस्तान के 9 एयरबेस की तस्वीरें फ्रेम करवा के शहबाज को दे सकते हैं, जहां भारत की मिसाइलें गिरी थी। अगर मुनीर चाहें तो वो बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर मरकज सुबहान अल्लाह की तस्वीरें और मुरीद के में लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर की तस्वीरें शहबाज को गिफ्ट कर सकते हैं, जिसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिट्टी में मिलाया था। इसके अलावा मुनीर के पास शहबाज को गिफ्ट करने के लिए फतेह मिसाइल का विकल्प भी है, जिसे भारत ने सिरसा में मार गिराया था और उसके बाद हरियाणा के लोग उसके मलबे को अपने हाथों में उठाकर घूम रहे थे। वैसे तो ये सारी तस्वीर सबूतों के तौर पर भारत कई बार दिखा चुका है। ये तस्वीरें टीवी न्यूज़ से लेकर सोशल मीडिया तक मौजूद भी हैं। लेकिन अगर फिर भी मुनीर के अधिकारियों को किसी तरह की दिक्कत है तो वो इसके लिए भारतीय सेना से हॉटलाइन पर सीधा संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की बर्बादी का पूरा एल्बम तैयार किया है और उसे पाकिस्तान की कम से कम ये मदद करने में बहुत खुशी होगी। इस वक्त भारत में IPL का टूर्नामेंट चल रहा है, लेकिन दुनिया में एक कूटनीतिक प्रीमियर लीग चल रही है जिसमें टीम भारत और टीम पाकिस्तान आमने सामने है।
और इस लीग में टीम भारत के सदस्य पाकिस्तान पर एक से एक बाउंसर फेंक रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मुस्लिम देशों के चक्कर काट रहे हैं, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन का हाथ थामे घूम रहे हैं, उसे स्तरहीन ड्रोन्स देने के बावजूद थैंक यू बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ टीम भारत के सदस्य पूरी दुनिया को पाकिस्तान के असली आतंक चरित्र के बारे में बता रहे हैं। टीम भारत की ओर से पाकिस्तान को एक्सपोज करने का कार्यक्रम तसल्ली बख्श तरीके से जारी है, तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ मुस्लिम देशों में विनती कार्यक्रम चला रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं। टीम भारत के सदस्य पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर क्लीन बोल्ड कर रहे हैं, तो टीम पाकिस्तान भारत से हार के बाद झूठ की गुगली फेंकने में व्यस्त है। वैसे तो भारत के कई डेलीगेशन अलग अलग देशों में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस सांसद शशि थरूर की हो रही है, जिन्होंने अमेरिका में बैठकर न सिर्फ अमेरिका को आईना दिखाया, बल्कि इस देश में चल रहे बहुत सारे अगर मगर का भी जवाब दे दिया। थरूर ने अमेरिका से पाकिस्तान को बताया कि अब भारत एक भी आतंकी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया, जो दुनिया में घूम घूम कर ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ट्रेड से जंग रुकवा दी। और थरूर ने उस सवाल का भी जवाब दिया जिसके बारे में देश में बैठे बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। थरूर ने अमेरिका को यह भी याद दिलाया कि जिस तरह उसने ऑपरेशन नेपच्यून स्फीयर के तहत ओसामा बिन लादेन को मारा था, उसी तरह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को मिट्टी में मिलाया है। थरूर के अलावा एक और नाम ट्रेंड कर रहा है, और वो है सांसद असदुद्दीन ओवैसी का, जिन्होंने एक मुस्लिम देश में बैठकर पाकिस्तान की जबरदस्त धुलाई की है। इस पर हम आपको आइए एक रील भी दिखाते हैं। Absolutely clear that we are not interested in warfare with Pakistan. We would much rather be left alone to grow our economy and pull our people into the world that they're getting ready for in the 21st century. There has now got to be a new normal. No one sitting in Pakistan is going to be allowed to believe that they can just walk across the border and kill our citizens with impunity. There will be a price to pay. Following morning, we got a call, or our Director General of Military Operations got a call from the Pakistani Director General of Military Operations saying they'd like to stop this. And we said, we've been saying all along, we didn't want to start anything. We were just sending a message to terrorists. You started, we replied. If you stop, we'll stop. And they stopped. In other words, not just in other words, it was officially conveyed. There is a regular hotline between the two Directors General of Military Operations. The message was conveyed that this was the intent, that it was pointed out that no military targets, no civilian targets, and no governmental targets had been hit, not even by accident, and that the message therefore had been delivered exactly and precisely to the terrorists and their handlers. I don't work for the government, as you know. I work for an opposition party, but I myself authored an op-ed in one of India's leading papers, the Indian Express, within a couple of days, saying the time had come to hit hard but hit smart. And I'm pleased to say that's exactly what India did. The truth is that these terrorist organizations have justified killing of innocent people in India, and they have out of context quoted Quranic verses. They have out of context quoted the hadiths of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And in our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind. ऑल इन ऑल हम बता रहे हैं कि भारत तो चाहता ही नहीं है, मगर कंटिन्यूसली एक पड़ोसी मुल्क भारत में इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाह रहा है, भारत में हिंदू मुस्लिम नफरतों को बढ़ाना चाह रहा है, और उन्हीं के पास से ये टेररिस्ट आते हैं, ये सब तमाशे करते हैं। सत्ता में वक्त है एक अब शुभ समाचार देने का, और आज की खबर हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान और सीने में गर्व भर देने वाली है। आर्थिक मोर्चे पर भारत ने एक नई ऊंचाई छू ली है। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब हमारे आगे सिर्फ 3 नाम हैं, अमेरिका, चीन और जर्मनी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रोमांच तो अब शुरू हुआ है, जिस पर हमने सत्ता की एक गौरवशाली कुंजी तैयार की है, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि भारत के लिए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का क्या मतलब है,
जापान को पीछे छोड़ने के बाद भी भारत के सामने अब क्या चुनौतियां हैं? क्या भारत के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से हम समृद्ध हो गए हैं? लेकिन शुरुआत करते हैं उन आंकड़ों से जो भारत के 140 करोड़ लोगों को काफी खुशी देने वाले हैं। नीति आयोग ने आधिकारिक रूप से यह ऐलान कर दिया है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। IMF आउटलुक डेटा के मुताबिक भारत की GDP 4,187 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, जो जापान की मौजूदा 4.186 ट्रिलियन डॉलर की GDP से थोड़ी ज्यादा है। अगर टॉप 5 देशों की बात करें तो पहले नंबर पर अमेरिका है, जिसकी GDP 30.51 ट्रिलियन डॉलर है। चीन 19.23 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर जर्मनी है, जिसकी GDP 4.74 ट्रिलियन डॉलर है। इसके बाद भारत और आखिर में जापान है। भारत का अगला लक्ष्य जर्मनी को पीछे करने का है। नीति आयोग का मानना यह है कि अगर भारत अपनी योजना और सोच विचार पर टिका रहे तो अगले 3 वर्ष में देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। Japan as the fourth largest economy, and we are going by leaps and bounds. This is something we need to protect, and we will protect it. पर कैपिटा इनकम पे थोड़ा बात कर लें। अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई के बारे में बात कर लें। जो मध्यम वर्ग EMI देने के संघर्ष में जूझ रहा हो उसके बारे में बात कर लें। फिर तो हमको समझ में आए कि साहब आपके जो चमक धमक वाले आंकड़े हैं उसका प्रभाव आम आदमी पर भी पड़ रहा है। आम आदमी का जीवन, मध्यम वर्ग का जीवन, जरा उस पर चर्चा करिए ना। ये कह देना साहब इससे आगे बढ़ गए, उससे आगे बढ़ गए, सबसे आगे बढ़ गए साहब, लेकिन देशवासियों से तो पूछिए वो कितना आगे हैं, कितना पीछे हैं। आज दुनिया में फोर्थ इकोनॉमी हम लोग हैं। पिछले अगले 1-2 साल में हम थर्ड इकोनॉमी हो सकते हैं और आगे चल कर भारत की तरफ कोई टेढ़ी नजर से नहीं देख पाए। भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन गया, लेकिन दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब क्या है? इससे होगा क्या? दरअसल जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था होती है, सरकार के पास उतने ज्यादा आर्थिक संसाधन होते हैं, और जब संसाधन ज्यादा होते हैं तो विकास के काम पर ज्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं। सरकार सड़क, रेल, अस्पताल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा खर्च करती है और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। अब दूसरे सवाल का जवाब समझते हैं। जापान को पीछे छोड़ने के बाद भी भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं? भारत के सामने अगली चुनौती प्रति व्यक्ति आय है, जिसमें भारत जापान की तुलना में अभी काफी पीछे है। अगर टॉप 5 अर्थव्यवस्था वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें तो अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय 75.64 लाख रुपए है, जर्मनी में प्रति व्यक्ति आय 47.42 लाख रुपए है और जापान में प्रति व्यक्ति आय 28.21 लाख रुपए है। चीन में प्रति व्यक्ति आय 11.61 लाख रुपए है और भारत में प्रति व्यक्ति आय 2.44 लाख रुपए ही है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए अगली चुनौती प्रति व्यक्ति आय को बेहतर करने का है। दरअसल भारत की कुल अर्थव्यवस्था भले ही विशाल हो, लेकिन हमारी आबादी भी बहुत बड़ी है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय काफी कम रह जाती है, कई छोटे देशों से भी कम। कम प्रति व्यक्ति आय का मतलब है कि आम नागरिक की पैसा खर्च करने की शक्ति कम रहती है, जीवन स्तर बेहतर नहीं हो पाता और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच भी सीमित रहती है। GDP की रैंकिंग गर्व की बात है, लेकिन जब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी तब तक उस विकास का लाभ आम नागरिक तक पूरी तरह नहीं पहुंचेगा। इसलिए ये भारत की अगली और सबसे जरूरी चुनौती है। कई न्यूज मित्रों के मन में ये भी सवाल हो सकता है कि क्या भारत के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से हम समृद्ध हो गए? इसका जवाब है नहीं। आर्थिक रैंकिंग में ऊपर आना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन समृद्धि का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहराई वाला होता है। वास्तविक समृद्धि तब मानी जाती है जब हर व्यक्ति के पास आर्थिक सुरक्षा हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो, समाज में आर्थिक असमानता ना हो, किसी की कमाई प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए हो और किसी को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए भी मुश्किल से मिलते हो तो आर्थिक असमानता बढ़ती है। इसे समृद्धि नहीं कह सकते। भारत की असल स्थिति यही है कि प्रति व्यक्ति आय अब भी कई देशों से कम है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर में बड़ा अंतर है। बेरोजगारी और महंगाई अब भी बड़ी चिंता है और स्वास्थ्य और शिक्षा तक समान पहुंच नहीं है। जब तक ये हासिल नहीं होता तब तक समृद्धि नहीं आ सकती है। दरअसल GDP में दुनिया में चौथे स्थान पर आना हमारे लिए एक अच्छी शुरुआत है,
लेकिन जीडीपी आर्थिक गतिविधि का मापक है, आर्थिक समृद्धि का नहीं। आर्थिक समृद्धि के लिए प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक समानता जरूरी है, जिसमें हम आज भी बहुत पीछे हैं। लेकिन हमारी रफ्तार अच्छी है और अगर हम इसी रफ्तार पर बने रहे तो विकसित और समृद्ध राष्ट्र के सपने को पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं मुंबई की, जिसके लिए बारिश एक वार्षिक संकट बन चुका है। एक बार फिर मुंबई बारिश से बेहाल है। अलग अलग इलाकों में हुई 25 से 40 मिलीमीटर बारिश ने मुंबई के कई इलाकों को समंदर बना दिया है। सिर्फ इलाकों के नाम बदल दीजिए, हर जगह हालात एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। मॉनसून की बारिश में मुंबई के डूबने की कहानी हर बार सामने आती है। हालांकि इस बार अभी से इसके वीडियो सबूत सामने आने लगे हैं, जो ये साबित करते हैं कि मुंबई में जब जब बारिश आती है सबसे पहले व्यवस्था बह जाती है। ये तस्वीरें मुंबई के अंडरग्राउंड वर्ली स्टेशन की बताई जा रही हैं। ये मेट्रो स्टेशन किसी स्विमिंग पूल की तरह नजर आ रहा है। हालत इतनी खराब हो गई है कि स्टेशन के गेट ही नहीं, प्लेटफॉर्म तक पानी पहुंच गया। लोग मेट्रो में जाने के लिए पानी में घुसने को मजबूर हो गए। इसी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का एक और वीडियो भी सामने आया। स्टेशन की सीढ़ियों से पानी का सैलाब बहता हुआ देखा। स्टेशन पर पानी भर जाने की वजह से कुछ मेट्रो स्टेशन पर सेवा रोक दी गई। ये बारिश मुंबई वालों के लिए कैसे मुसीबत बनी, उसका एक सबूत ये तस्वीर भी है। बदलापुर में रेलवे अंडरपास में भरे पानी में एक कार पूरी तरह डूब गई। यहाँ करीब 10 फीट तक पानी भरा था। गाड़ी का ड्राइवर किसी तरह तैरकर बाहर आया तो उसकी जान बच सकी। बारिश वाली इस प्राकृतिक आपदा में मुंबई के लोग हर वर्ष इसी तरह का संघर्ष करते हैं, जान और माल का नुकसान झेलते हैं। इंतजाम ना होने की वजह से लोग सिस्टम को कोसते हैं, लेकिन जैसे ही ये मुश्किल वक्त गुजरता है सब कुछ भूल जाते हैं और अगले वर्ष फिर यही कुचक्र शुरू होता है। हर बार मुंबई की बारिश में सरकारी दावे डूब जाते हैं, पूरी व्यवस्था बह जाती है और वादों के बुलबुले फूट जाते हैं। इसके बाद अगले वर्ष तक फिर वादों और दावों में मूसलाधार इजाफा होता रहता है, लेकिन हालात बिल्कुल नहीं बदलते। मुंबई में बारिश से सड़कों पर पानी बह रहा है, रेल की पटरियां पानी में डूब चुकी हैं, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के अंदर तक पानी घुस चुका है। वैसे मुंबई का नाम सुनते ही लोगों के मन में जो तस्वीर बनती है वो दौड़ते भागते शहर की है, जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जहां बड़े बड़े स्टार्स रहते हैं। इस शहर को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ऐसे में ये सवाल जरूर है कि जो शहर देश की कुल जीडीपी में 6% का योगदान देता है, वो कुछ ही घंटे की बारिश में क्यों डूब जाता है। मुंबई, जिसकी कुल औद्योगिक उत्पाद में 25% हिस्सेदारी है, वो शहर हर मॉनसून में बाढ़ के खतरे से क्यों डरा रहता है। देश की कुल आय में 30% हिस्सेदारी वाले मुंबई में आखिर आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं है। जिस शहर में देश का 70% आर्थिक लेन देन होता है, वो मुंबई शहर वार्षिक डुबकी संकट से क्यों जूझता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हाल उस मुंबई का है जहां आज भारत की सबसे अमीर नगर पालिका है और इसका नाम है बीएमसी। बीएमसी का जितना सालाना बजट है उतना तो दुनिया के कई छोटे देशों का बजट भी नहीं है। बीएमसी का सालाना बजट 74,000 करोड़ रुपए है, लेकिन ये भारी भरकम बजट भी मुंबई को बारिश वाली आफत से कोई राहत नहीं दिला पा रहा है। इस बार भी ये आफत शुरू हो चुकी है, जिसे देखते हुए ये कहा जाता है कि आने वाले दिन मुंबई के लिए और मुश्किल भरे हो सकते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं अंधेरी सबवे में और अंधेरी सबवे में जो व्हीकलर्स हैं, वाहन चालक हैं, उनको जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। आप देख सकते हैं सामने जितनी भी गाड़ियां हैं उनको रोक दिया गया है, अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। और ये जो अंधेरी सबवे है ये लाइफलाइन है ईस्ट और वेस्ट की। तस्वीरें हैं मुंबई के किंग सर्कल इलाके की, जहाँ पर आप देखिए कि कैसे अब जो वाहनें हैं वो पूरी तरीके से फंस चुकी हैं। पानी का जो जलस्तर है वो इतना बढ़ चुका है कि गाड़ियां आगे नहीं जा पा रही हैं। जो गाड़ियां जा भी रही हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।